प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ संगम काल की अगली कड़ी के रूप में संगमकालीन सामाजिक जीवन के संदर्भ में बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, संगम काल भारत का सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का दक्षिणी भाग, आंध्रा का दक्षिणी भाग, वहाँ की हम जब बात करते हैं तो जैसे कि आप देखते हैं कि सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, उस समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमें आज भी 21वीं सदी में भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, ईसा की प्रारंभिक सदियों की बात करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जो भी हम उसी संगम काल की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो वो जो अंतर तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार, आर्यों का आगमन, इनकी जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आर्य जो लोग थे वो विदेशी मध्य एशिया से भारत आए और उन्होंने उत्तर भारत में अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे आर्यों का पश्चिमोत्तर से पूर्वी और मध्य भागों में प्रचार प्रसार होता है। तो आगे देखते जाते हैं तो आप दक्षिण में जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य है उसमें भी, वैसे तो वहाँ तो जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के लोगों के प्रति भी तिरस्कारपूर्ण जो बातें लिखी गई हैं, तो साउथ यानी दक्षिणी के प्रति भी ऐसी ही निंदनीय बातें वहाँ मिलती हैं लिखी हुई, क्योंकि वो आर्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में नहीं आए थे। लेकिन फिर हम जब धीरे धीरे देखते हैं, जब ये समय आगे बढ़ता जाता है, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, फिर हम जब ईस्वी सन की तरफ आते हैं, ईसा की सदियों की तरफ आते हैं, तो काफ़ी हद तक हम जब देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो उसमें हमें जो आर्य सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी प्रभाव, प्रचार प्रसार हमें दक्षिण में भी दिखाई देता है। तो हम जब देखते हैं कि संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृतियों का पूर्ण सम्मिश्रण हो चुका था, भाई उनमें काफ़ी तत्व हम घुल मिल गए थे। लेकिन हम जब बात करते हैं तमिल देश में, तो जो आर्यों की चतुर्वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो प्रतिष्ठित इसका स्थान नहीं था। कहीं पर भी आप इसको प्रमुखता से वहाँ कोई स्थान नहीं दिया गया दक्षिण में। और वहाँ देखते हैं आप कि कोई भी किसी भी संगम साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख या नाम नहीं मिलता है। तो विद्वान जो वी एस भार्गव हैं, वो लिखते हैं कि तमिलों के जीवन में उनके सामाजिक जीवन में भूमि का विशेष महत्व था, इसलिए उन्होंने भूमि को ही विभिन्न भागों में बांट लिया। जैसा वो लिखते हैं वी एस भार्गव, वो कहते हैं कि वन और उसके आसपास की भूमि मुलई कहलाती थी, और इस भूमि के जो निवासी थे वो अय्यर या अय्यार कहलाते थे। दूसरे श्रेणी की भूमि पहाड़ों और उसके आसपास के क्षेत्र में जो स्थित थी वो भूमि थी, और उस भूमि को कुरुंजी कहकर पुकारा जाता था, और इस क्षेत्र के निवासियों को कुरवास कहा जाता था। तीसरी श्रेणी की भूमि मुरुदम थी, और यहाँ के निवासी वेलारस के नाम से जाने जाते थे। चौथी श्रेणी की भूमि थी वह थी समुद्र तट, और उसके आसपास की जो भूमि थी वो उस भूमि और वहाँ के निवासियों को वेलारस, ये निवासियों को मिनावर कहकर पुकारा जाता था। पांचवी जो भूमि थी वो रेतीली भूमि थी, और यहाँ के निवासियों को मोरावर कहकर पुकारा जाता था, ये वी एस भार्गव साहब कहते हैं। फिर भी हम जो तमिल समाज है उसको सुविधा की दृष्टि से उसको विभाजित करते हैं, तो पहला जो हम क्रम पे रखते हैं वो है ब्राह्मण समाज में। ब्राह्मणों का और ऋषियों का अधिक सम्मान था,
राज दरबार में उनका पर्याप्त सम्मान था। उनका मुख्य काम वेदों का अध्ययन करना, यज्ञों को संपादित करना और अनुष्ठान पूजा पाठ करना, अध्ययन अध्यापन करना, लोगों से दान दक्षिणा लेना, ये इनका प्रमुख काम था। ये कमंडल में पवित्र जल लेकर चलते थे। इनको बैठने के लिए लकड़ी की चौकी तथा तख्त हुआ करते थे। इनका जीवन नैतिकतापूर्ण था और इस जाति को अंडानार कहा जाता था। जो दक्षिण में जो तमिल जो ब्राह्मण थे वो मूल रूप से तमिली थे और वहाँ सुरापान, मद्यपान, मांसाहार ये प्रचलित था और इसको गलत भी नहीं माना जाता था। दूसरा जो वर्ग था संगमकालीन समाज में, दूसरा जो वर्ग था वो था अरसर। ये अभिजात वर्ग था। ये राजवंशीय लोगों का, यानी हम जब अभिजात वर्ग की बात करते हैं, राजकीय लोगों की बात करते हैं, राज परिवार की बात करते हैं, तो उसको संगम काल में अरसर के नाम से जाना जाता था। राज परिवार से जुड़े लोग इससे संबंधित थे और राजनीतिक दृष्टि से समाज में इनका विशेष महत्व था। उत्तर भारत की क्षत्रिय जाति के समान ही इस जाति के लोग मुकुट और माला धारण करते थे। रथ, घोड़े, हाथी पर बैठकर निकलते थे। उस समय इनके हाथ में तलवार भी होती थी। इनका मुख्य कार्य जनता के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना होता था। तीसरा जो वर्ग था वो था वेनिगर, ब्राह्मण, अरसर, उसके बाद तीसरा जो वर्ग था वेनिगर। ये व्यापारी वर्ग था, जो धनी वर्ग था। तमिल प्रदेश का आंतरिक और बाह्य व्यापार था। आंतरिक और बाहर विदेशी जो व्यापार होता था वो सब इनके ही हाथ में था। आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी संपन्न वर्ग था। चौथा जो वर्ग था वल्लाल। अभिजात वर्ग के जो भूस्वामी थे, जो धनी थे, संपन्न थे, जैसे हम उत्तर भारत में आप देखते हैं कि जब हम जमींदार की बात करते हैं, जागीरदार की बात करते हैं, उसी श्रेणी का जो अभिजात वर्ग था, जो भूमि की दृष्टि से संपन्न था, वो वर्ग वल्लाल कहलाता था। संपन्न वल्लाल लोगों को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। इन्हीं को राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। राज परिवार के साथ इनके वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे। सेना के उच्च पदों पर भी इनको ही नियुक्त किया जाता था। जो वल्लाल अभिजात वर्ग का जो भूस्वामी थे उनको। पांचवा वर्ग था वेल्लार, अर्थात मजदूरों का और किसानों का वो जो वर्ग था उन्हीं को वेल्लार कहा जाता था। भूमिहीन तथा निम्न श्रेणी के किसान मजदूर को ही वेल्लार अथवा पिनोर कहा जाता था। इस वर्ग के लोग संपन्न किसानों के खेतों पर के मजदूरी करते थे या कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। एक समकालीन जो कवि हैं पुरुनानुरु की कविता में तुडियन, पाडन, पडेयन, वडम्मन 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये वर्ग केवल कर्म से संबंधित है। वस्तुतः तमिल समाज में वर्गों अथवा जाति व्यवस्था का उद्भव व्यवसाय के आधार पर ही हुआ था। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। कालांतर में उपर्युक्त जातियां विभिन्न उपजातियों के मध्य बढ़ जाती है। जैसा कि नमक का व्यवसाय करने वाली जाति को मानार, कुम्हारों को कुयावर, लोहारों को कोलार, बढ़ई को थेचर, धोबी को वनार कहकर पुकारा जाता था। व्यावसायिक जातियां कालांतर में वंश परंपरागत बन गई। संगम काल में उपयुक्त व्यावसायिक जातियों को शूद्र नहीं समझा जाता था। इन जातियों में विवाह के लिए अंतर जातीय बंधन भी नहीं थे, परंतु समय के साथ ये बंधन भी अस्तित्व में आ गए और इन जातियों में भी एक दूसरी जाति से श्रेष्ठता की भावना विकसित होने लगी। जैसे उच्चता नीचता, उच्च निम्न की जो भावना थी वो इनमें भी प्रवेश करने लग गई। संगम युग में दास प्रथा का भी प्रचलन था। सामान्यतः युद्ध में पकड़े गए शत्रु पक्ष के लोगों को दास बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। इन लोगों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भी लगाया जाता था। दास लोगों की पहचान के लिए उनके शरीर पर एक खास चिन्ह अंकित कर दिया जाता था। इस युग में दासों के क्रय विक्रय के लिए नियमित बाजार भी लगते थे। दासों के साथ सामान्यतः अच्छा व्यवहार किया जाता था। हम बात करते हैं कि जो समाज का एक महत्वपूर्ण जो वर्ग है, महत्वपूर्ण जो भाग है
अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील जो भाग है, स्थान है, वो है महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति। तो हम जब तमिल समाज में स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं कि उनकी स्थिति कैसी थी, तो इस बारे में हालांकि कोई अधिक जानकारी नहीं मिलती है, और कविताओं में और कवियों के जो साक्ष्य मिलते हैं उनमें भी विरोधाभास दिखाई देता है। ऐसे एक पक्ष के अनुसार कि प्रारंभिक काल में तमिल क्षेत्र में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और घर की आंतरिक व्यवस्था में वो काफ़ी स्वतंत्र थी। दूसरे पक्ष के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था, फिर भी उन्हें संपत्ति का अधिकार था और ना ही उनको सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था, फिर भी उन्होंने एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। वे खुलेआम नदियों और तालाबों में स्नान करती थी, खुले मैदानों में खेलती थी, सामाजिक धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ नृत्य और संगीत में भाग लेती थी, लड़कियों खुले खेतों में काम करती थी, व्यापार में भी पुरुषों को सहयोग देती थी, और लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था, विशेषकर संगीत और नृत्य की शिक्षा पर। कई महिलाएं नृत्य गान भी करती थी। अवियार इस युग की एक विख्यात विदुषी महिला थी, वह एक श्रेष्ठ कवियत्री भी थी। अवियार नच्चेलिमर भी एक अच्छी कवियत्री थी। संगमकालीन जो समाज था उनमें गणिकाओं और नर्तकियों के रूप में पर्तियर कणिगेचर उनका उल्लेख मिलता है। पर्तियर एवं कणिगेचर ये वैश्यावर्ती द्वारा जीवन यापन करती थी। समाज में इनका निम्न स्थान, तो समाज में यानी इनको उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। हम जब विवाह की बात करते हैं कि जो संगमकालीन जो समाज में जो वैवाहिक, आप जानते हैं कि परिवार को आधार देने में, जो परिवार के स्थायित्व में जो उसका जो प्रमुख आधार है स्थायित्व का, वही विवाह ही है। तो जब हम बात करते हैं कि तमिल या संगम काल में विवाहों की क्या स्थिति थी, तो हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में और वहाँ के धर्म ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसा कि आपको ध्यान है, मैंने जो तोल्कापियर के जो ग्रंथ है उसमें, तोल्कापियम में, उसमें भी विवाह के 2 प्रकार 8 प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है, परंतु सामान्यतः 2 प्रकार के विवाह ही होते थे। पहला, एक माता पिता की अनुमति के बिना प्रेम विवाह जिसे कलाऊ कहा जाता था, जिसमें धार्मिक परंपराओं का अनुसरण किए बगैर पुरुष और स्त्री विवाह कर लेते थे। इसको क्या कहते थे? कलाऊ, यानी जिसमें माता पिता की सहमति नहीं थी, परिवार की सहमति नहीं थी, और स्त्री और पुरुष स्वयं ही एक दूसरे से प्रसन्न होकर, एक दूसरे के गुणों से अनुरक्त होकर जो विवाह करते थे, कलाऊ वो। ऐसे विवाह को समाज में निंदनीय समझे जाते थे। दूसरा जो विवाह था वो था जिसमें माता पिता द्वारा तय करके जो विवाह किया जाता था। इस विवाह को कारपू कहा जाता था। इसमें विशाल पैमाने पर धार्मिक या सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष को वधू की कीमत चुकानी पड़ती थी। तमिल समाज में बाल विवाह का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं सती प्रथा की। तमिल साहित्य से पता चलता है कि समाज में सती प्रथा लोकप्रिय थी, फिर भी सती प्रथा को न तो प्रोत्साहित किया जाता था और न ही किसी स्त्री को जबरदस्ती उसके पति की मृत्यु के बाद सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। संगम काल के कवियों ने स्वेच्छा से सती होने वाली स्त्रियों की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी है। अब आप यूँ कहें कि हतोत्साहित तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी जो स्त्रियां स्वेच्छा से अपने पति की मृत्यु के बाद सती होती थी, उनकी प्रशंसा में कवियों ने कविताओं की रचना की है। परंतु जो स्त्री सती नहीं हो पाती थी उसे दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। अब आप देखिए कि जब विधवाओं का जो जीवन था वो कोई विशेष या सराहनीय या सम्मानजनक नहीं था। पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बाल कटवाने पड़ते थे, बाल मुंडवाने पड़ते थे तथा आभूषणों का त्याग करना पड़ता था, और उसका भोजन भी सादा होता था, पहनावा भी सादा होता था, हरी सब्जियां तक नहीं होती थी, उसे सामान्यतः भूमि पर ही सोना पड़ता था। विधवाओं के दयनीय जीवन के कारण ही समाज में सती प्रथा का प्रचलन बढ़ा। अब आप देखिए कि जब उनको इतना
है उदयनीय बना दिया जाएगा उनका जीवन, तो ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा सती प्रथा को। वैसा ही हमें यहाँ भी दिखाई देता है, क्योंकि उनका जीवन इतना आसान, सरल और सम्मानजनक नहीं था, इसलिए सती प्रथा को बढ़ावा मिला। हम बात करते हैं आवास की। तो संगम काल में संपन्न लोगों के आवास ईंट और चूने के बने होते थे और घर सामान्यतः 2 मंजिल के बने होते थे। बड़े मकान कई कमरे होते थे। उस श्रेणी के मकानों पर धातु के प्लेटें की छत डाली जाती थी। घरों की दीवारों पर देवताओं तथा पशु पक्षियों की सुंदर चित्रकारी भी की जाती थी। घरों के विशाल अहाते होते थे जिनमें उद्यान होते थे। मन की आकर्षित करने वाली विविध वस्तुओं से उद्यानों को सजाया जाता था। फवारे, कृत्रिम टीले, झरने आदि। राजाओं के महल शास्त्रों द्वारा इंगित नियमों के अनुसार बनाए जाते थे। द्वार मजबूत लकड़ी अथवा धातु के होते थे जिन पर लाल रंग पुता हुआ होता था। संगम युग की सभ्यता में एक अनोखी विशेषता यह थी कि लोगों के मकान गर्मी और सर्दी के मौसम के अलग अलग हुआ करते थे। मकानों में फर्नीचर की जो व्यवस्था थी वो पहले ही कर ली जाती थी। संपन्न लोगों के मकान में पलंग पर सूत का गद्दा बनाया जाता था, परंतु निर्धन जो गरीब लोग थे वो झोपड़ियों में नीचे ही काम चला लेते थे। सामान्यतः जो कच्ची मिट्टी के होते थे उस पर घास फूस की छत डाली जाती थी। फर्श कच्चे होते थे और गोबर से लिपा जाता था। उन लोगों के सोने के लिए घास फूस के बिस्तर हुआ करते थे। खान पान। संगम युगीन समाज में चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था। ज्वार बाजरा भी खाया जाता था। मांसाहार का प्रचलन अधिक था। जैसा कि आप दक्षिण जो सभ्यता और संस्कृति समाज में खान पान में आज भी आप देखते हैं, तो वहाँ संगम काल में भी जो खान पान में मांसाहार का विशेष स्थान था। मांस के विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। समूचे पकाए गए जानवरों का मांस, सुअर का मांस, कछुओं और विशेष प्रकार की मछली का मांस बड़े चाव से खाया जाता था। चावल, दुग्ध मिश्रित सांभर भी अधिक पसंद किया जाता था। लोग मदिरा पान भी करते थे। संगम साहित्य में मुन्नीर नामक एक मादक पेय का उल्लेख मिलता है जिसे नारियल के दूध, ताड़ के रस और गन्ने के रस के सम्मिश्रण से तैयार किया जाता था। स्त्रियां भी मदिरा पान करती थी। इस युग में ताड़ी पीने का भी प्रचलन था, जिसे कभी कभी बांस के पीपों में बंद कर जमीन में गाड़ कर पकाकर पिया जाता था। इस प्रकार वो ताड़ी अधिक मादक बन जाती थी। विदेशी शराब भी उपलब्ध थी। शायद तंबाकू पीने का भी प्रचलन था। संगम काल के खान पान के विशेषता चूने और सुपारी के साथ पान चबाने की आदत का विकास था। स्त्री और पुरुष दोनों में पान खाने का प्रचलन था। वेशभूषा एवं श्रृंगार। संगम काल में सूती एवं रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। निर्धन लोग तन ढकने के लिए खजूर अथवा नारियल की पत्तियों का उपयोग करते थे। सामान्यतः 2 वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, एक कमर के नीचे का अंग पहनने के लिए और दूसरा कंधे से नाभि तक। स्त्रियां आजकल की साड़ी के समान एक लंबे वस्त्र का प्रयोग करती थी। संपन्न लोग सिर पर पगड़ी अथवा साफा बांधते थे। पशुओं के चर्म से जूते बनाए जाते थे। स्त्रियां जूड़ों का प्रयोग करती थी अथवा नहीं, इस बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। स्त्रियों को केश विन्यास का काफ़ी शौक था। वे अपनी वेणी में फूलों, मोर पंखों का प्रयोग करते थे। कई लोग लंबे बाल रखने के शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण धारण करने का शौक था। आभूषण सोने, मोती, हीरे, मणि और कोड़ी के बने होते थे। सुगंधित इत्र और तेल का भी प्रयोग संगम कालीन स्त्री और पुरुष समान रूप से करते थे। मनोरंजन। तो जैसा कि आप जानते हैं, समाज में जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को समरसता लाने के लिए, नीरसता से बचने के लिए, हर्षोल्लास के लिए मनोरंजन एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आप जब हम प्रत्येक काल और समाज की अध्ययन करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मनोरंजन भी सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग और अभिन्न अंग प्राचीन काल से ही रहा है और आज भी है। तो तमिल लोग भी मनोरंजन के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते थे। इस संगम साहित्य से पता चलता है कि शासक लोग, संपन्न लोग कवि सम्मेलन, संगीत
सम्मेलन और नृत्य यानी नाच गान के सम्मेलन उनका आयोजन करते थे और अपना मनोरंजन किया करते थे। ऐसे अवसरों पर कवियों, संगीतकारों, नर्तकियों को पारितोषिक यानी पुरस्कार भी दिया जाता था। अरूपदाई नामक महाकाव्य से पता चलता है कि पुरस्कार में क्या वस्तुएं दी जाती थी। करीवाला नामक शासक ने अपने दरबारी कवि को एक सम्मेलन में 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। प्राय प्रत्येक राजा के दरबार में गायन जिनको पाहर और नर्तकियां मौजूद रहती थी। मनोरंजन के अन्य साधनों में समुद्री तरंगों के साथ खिलवाड़ करना, बालू के घरौंदे बनाना, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, शिकार, पासा खेलना, गोलियों का खेल, सैर सपाटा आदि प्रमुख थे। खेलों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय भी थे जिन्हें मुरंग कलारी कहा जाता था। गायकों, नर्तकों के दल भी हुआ करते थे जो संरक्षकों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। वाद्य यंत्रों की भी हमें जानकारी मिलती है जिसमें ढोल, याल, वीणा से मिलता जुलता तारों वाला यंत्र, समूली बांसुरी का भी उल्लेख मिलती है। स्त्री और पुरुष सामूहिक नृत्य भी करते थे। पुरुष स्त्री दोनों ही कविताओं की रचना और उनका पाठ भी करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। मृतक संस्कार। संगम काल में तमिल समाज में मृतक संस्कार 2 विधियों प्रचलित थी। एक दाह संस्कार जिसमें मृतक को जला दिया जाता था, जिसको अग्नि संस्कार भी कहते थे, और दूसरा जमीन में गाड़ना। किसी भी परिवार के लिए हमेशा के लिए एक ही विधि को अपनाना अनिवार्य नहीं था। सुविधा अनुसार किसी भी विधि के द्वारा, यानी जैसे एक तो थी दाह संस्कार जिसमें अपन जला देते हैं, और दूसरी वो थी जिसमें दफना दिया जाता था, सबको गाड़ दिया जाता था। और ये जो किसी भी परिवार के लिए बाध्य नहीं था कि वो हमेशा एक ही विधि के द्वारा मृतक संस्कार करे। वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार का मृतक संस्कार कर सकते थे। मृतक व्यक्ति को दफनाते समय उसकी विधवा दूब पर चावल का लड्डू रखकर उसको अर्पित करती थी। संपन्न लोग अपने मृतक परिजनों के सम्मान में विभिन्न प्रकार की ईंटों की समाधियां बनवाते थे। कला और साहित्य। संगमकालीन नृत्य एवं संगीत कला के बारे में हम मैंने वीडियो में आपको काफ़ी बता दिया है। तो हम बात कर जैसे करी काल के शासन काल में हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। वह स्वयं 7 कलाओं का पार किया था। इस युग में चित्रकला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। मकानों की दीवारों पर देवी देवताओं, पशुओं, पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संगमकालीन साहित्य में सबसे अधिक सम्मानित ग्रंथ तिरुकुराल है, जिसकी रचना विश्वविख्यात विद्वान तिरुवल्लुवर ने की थी। इसके अलावा बाद के रचनाओं में इलांगुकृत, शिल्पाधिकारम, कुलावगमन, शानकट्टाकरत, मणिमेक्कलाई तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ मानी जाती हैं। इस प्रकार जब हम बात करते हैं कि जो संगमकालीन समाज की बात करते हैं, संगमकालीन जो समाज को हम एक समृद्ध, सरल, सहज, संतोषी और समृद्ध सामाजिक जीवन भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं था कि सामाजिक जीवन में हमें कोई पिछड़ापन नज़र आता हो। तो जो हमें समाज के जो विभिन्न आयाम हैं, पहलू हैं, उनका मिला जुला रूप हमें संगमकालीन समाज में हमें दिखाई देता है। ये जरूर है कि जैसे विधवाओं का जो जीवन था वो थोड़ा सा कष्टकारक था, और वैसे लोगों का जीवन के प्रति नज़रिया सकारात्मक था, पॉजिटिव था, और वो सुखी, समृद्ध, सरल और सहज जीवन यापन करते थे। जब हम बात करते हैं कि आर्य जो सभ्यता के जो विभिन्न तत्व थे उनमें विवाह के संदर्भ में देखते हैं तो वो जो 8 प्रकार के विवाह हमें दिखाई देते हैं वो हमें दक्षिण भारत में प्रचलन में समाज में हमें दिखाई नहीं देते हैं। विशेषकर 2 प्रकार के जो विवाह, एक तो आज भी आप देखते हैं कि एक वो विवाह का रूप जो
वर और वधू अपने स्वयं की सहमति से एक दूसरे से प्रेम वश गुणों पर अनुरक्त होकर, सुंदरता पर अनुरक्त होकर विवाह कर लेते हैं, वो विवाह वहाँ भी प्रचलन में था। और दूसरा विवाह वो जो माता पिता और परिवार वाले सगे संबंधी तय करते थे, वो वहाँ प्रचलित था। समाज में जैसा कि जो भौगोलिक परिस्थितियों वश उनके अपने अपने जो खान पान की जो चीज़ है, वस्तु है, वो आज हमें जैसे आज दक्षिण के समाज में दिखाई देती है, वही चीज़ वहाँ थी कि उनके जीवन में शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन का विशेष स्थान था। तो हम ये कह सकते हैं कि संगमकालीन समाज संतुलित था, सहज था, सरल था और संपन्न था। धन्यवाद।